मेरा नाम विश्वास है। आज मैं बहुत उदास था। घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ बुरी तरह से रो रहा था। आखिरकार मेरे अपनों ने ही मुझे खूब जलील किया था। आज मेरी परवरिश ही मुझे आंखें दिखा रही थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं तो अपने माता पिता को घर में पड़े हुए उस टीन के डब्बे की तरह समझते हैं जो एक बार इस्तेमाल में आने के बाद दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ सकता। उसका क्या होता है? वो कई दिनों तक घर के कोने में काफी समय तक पड़ा रहता है और फिर जब घर की सफाई होती है तो कबाड़ी वाले को उसे बेच दिया जाता है। यही हैसियत अपने ही घर में मेरी भी थी। क्या आप लोग मेरी ये दुख भरी कहानी सुनना चाहेंगे? मेरी कहानी सुनने के बाद आप लोगों को भी ये एहसास होगा कि हम अपने बच्चों के साथ जितना चाहें अच्छा कर ले, लेकिन जिस दिन आपकी औलाद आपसे नजर फेर लेगी उस दिन आपने सारी जिंदगी उनके साथ जितने भी भलाई की है वो सब मिट्टी में मिलकर खाक हो जाएगी। क्या आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि ऐसे समय में माता पिता उनकी परवरिश कितनी मेहनत से करते हैं? इस सदी में जो समय चल रहा है, ऐसे समय में इंसान सिर्फ इतना कमा सकता है जितनी उसकी हैसियत है। वो अपनी हैसियत से बढ़कर अगर कमाने की कोशिश करता है तो उसे अपना कुछ ना कुछ कीमती जरूर गंवाना पड़ता है। आजकल एक मिडिल क्लास इंसान की आमदनी इतनी नहीं है जितनी वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरी शादी उस समय हुई थी जब मेरी उम्र 25 साल थी। मैंने अपनी पत्नी से पसंद की शादी की थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसके घर मैंने अपने माता पिता को राजी करके रिश्ता भेज दिया था और उसके बाद माता पिता ने मुझसे उसकी शादी करवाने में देर नहीं की थी। शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरे पिता की अपनी पटाखों की दुकान थी। उनकी बहुत आमदनी थी। पूरे शहर में उनके ही पटाखे बिकते थे। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने आकर हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ मेरी शादी के 2 साल बाद इस दुनिया से चली गई। पिताजी का काम अभी भी बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने शादी के 1 साल बाद बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। उससे मैं बहुत प्यार किया करता था। उस समय मैं भी अपने पिताजी की दुकान पर पटाखे बेचता था। हमारे यहाँ पटाखे बनते भी थे और दूसरे शहरों में सप्लाई भी होते थे। हमारा पटाखों का बहुत बड़ा कारोबार हो गया था क्योंकि मेरी शादी के कुछ समय के बाद ही हमने पटाखे की छोटी सी दुकान से बड़ा सा कारखाना कर लिया था और उसमें हमने कुछ लोगों को नौकरी पर भी रखा था जो पटाखे बनाने में हमारी मदद किया करते थे, जिनको हम महीने की तनख्वाह पर रखते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी पहली बेटी जिसने घर में आने के बाद रौनक बिखेर दी थी। मेरी पत्नी उसे बहुत प्यार दिया करती थी। मेरे पिता उसे अपने घर की लाडली बनाकर रखते थे। जिंदगी में इतनी खुशियां थी कि ऐसा लगता था जैसे जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और वक्त बस इसी तरह से चलता रहे। लेकिन वक्त कहाँ किसी का रहा है। वक्त तो हमेशा बदलता रहता है। कुछ साल खुशी के इसी तरह से गुजर गए। ये 5 साल मेरी जिंदगी के इतने हसीन साल गुजरे थे जिनमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ जी ली थी। मेरी बड़ी बेटी कंचन के होने के 2 साल बाद मेरी पत्नी ने एक और बेटी को जन्म दिया। उसका नाम हमने श्रुति रखा और फिर श्रुति के 2.5 साल के बाद मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम हमने दीपक रखा था। हमारा परिवार पूरा हो चुका था। मेरे पिता बहुत खुश थे। उन्हें अपने परिवार से इतनी खुशियां मिल गई थी कि इस दौरान उन्हें कभी माँ की ज्यादा याद नहीं आई थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरे बच्चे छोटे थे। उनकी जिंदगी का ऐशो आराम अब खत्म होने वाला था। अब हम सब का बुरा समय पलटकर हमारे ही सामने आने वाला था। हम सब लोग रात को बड़े सुकून की नींद सोए थे क्योंकि दिन के समय मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे था और हमने उसका बर्थडे बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया था। मेरी बड़ी बेटी कंचन से घर के सब लोग ही बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो घर की पहली बच्ची थी। वो पूरे 6 साल की हो चुकी थी। उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग रात को थकार कर बिस्तर पर लेटकर बेफिक्रे की नींद सो गए थे। लेकिन सुबह के समय आने वाले एक फोन कॉल ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। वो कॉल हमारे कारखाने में काम करने वाले अभिजीत की थी। अभिजीत हमारी फैक्ट्री का एक नौकर था। उसने रोते हुए बताया कि मालिक जल्दी से फैक्ट्री आ जाओ, यहाँ पर आग लग गई है। उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। पापा ने मुझे ये बात बताई तो मैं भी घबरा गया था। हम दोनों बाप बेटे फौरन ही भागकर फैक्ट्री की तरफ गए। वहां जाने के बाद हमने देखा कि उधर तो बड़ी भीषण आग लगी हुई थी। जल्दी से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। सारा माल जलकर राख हो गया था। सारे पटाखों में आग लग गई थी। यहाँ तक कि आसपास की जगह पर भी काफी नुकसान हुआ था।
पटाखे उड़कर दुकान से निकले थे। सुबह का समय था, इसलिए रोड पर ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जितने लोग थे उनको भी काफी नुकसान पहुंचा था। काफी सारे लोग तो घायल हुए थे। वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। बहुत देर तक फायर ब्रिगेड ने भी आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 घंटे बाद जब आग बुझी और सब कुछ शांत हुआ तो पता चला कि हमारी फैक्ट्री में मौजूद सारा ही सामान जलकर राख हो गया। हमारा बहुत नुकसान हुआ था। ये नुकसान मेरे पापा बर्दाश्त न कर सके। मेरे पापा की उसी समय तबीयत बिगड़ गई। उनको जोरदार हार्ट अटैक आया था। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। एक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, दूसरी तरफ मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं तो अपना सर पकड़कर रोने बैठ गया था कि आखिर ये क्या हो गया। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो फैक्ट्री हमारे लिए सब कुछ थी। उस फैक्ट्री से ही तो हम बाप बेटा अपना गुजारा करते थे। पटाखे की हमारी जानी मानी दुकान से हमने बड़ी सी फैक्ट्री खोली थी, जिसमें सिर्फ हम ही नहीं, हमसे न जाने कितने लोग जुड़े हुए थे, जिनका बहुत नुकसान हुआ था। मगर जिन लोगों का नुकसान हुआ था, उनका नुकसान भी अब हमें ही पूरा करना था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जिन लोगों को पटाखे सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया हुआ था, उनको हमें पैसे वापस करने थे या फिर उन्हें उसी की क्वांटिटी में पटाखे देने थे। कोई भी हमारी परेशानी समझने के लिए तैयार नहीं था। पिताजी की चिता की आग ठंडी हुई तो कर्जदार दरवाजे पर कुंडी बजाने लगे थे। जिंदगी बड़ी परेशानी भरी गुजर रही थी। मैं बहुत परेशान था। इसी दौरान मेरी पत्नी की भी तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वो चक्कर खाकर गिर गई थी। मैं बहुत परेशान हुआ था। मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है और उसकी बीमारी काफी हद तक बढ़ गई है। उसे इलाज की बहुत जरूरत है। मैंने डॉक्टर से इलाज स्टार्ट करने के लिए कहा था, मगर मेरी पत्नी का इलाज सिर्फ कुछ ही दिन हो सका, क्योंकि मैं कर्जदारों का कर्ज निपटाने में लग गया था। इस दौरान मेरी पत्नी का इलाज ठीक से नहीं हो सका। ना ही अब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपनी पत्नी का इलाज कर सकता था। रोड पर जो हमारी फैक्ट्री थी, वो मेरे पापा के दोस्त की जमीन थी। उस पर मेरे पापा और मेरे पापा के दोस्त ने पार्टनरशिप में काम किया हुआ था। उन्होंने जमीन पूरे अपने कब्जे में कर ली थी। पार्टनर होने के मुताबिक इस हादसे में जितना नुकसान हुआ था, उसमें भी वो बराबर के हकदार थे। मगर उन्होंने कोई भी नुकसान उठाने से इनकार कर दिया था और सब लोगों से कह दिया था कि वो मेरे पापा के पार्टनर नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो मेरे पापा को जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए दी हुई थी और ये जमीन उनकी ही है। मैं तो चारों तरफ से परेशानियों में घिर गया था। मैं कर्ज में इतना डूब चुका था कि मैंने अपना घर भी बेच दिया। अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब बर्बादी हमारे घर तक आ पहुंची थी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर किराए के घर में चला गया था। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझसे जितना हो पा रहा था मैं उसके लिए कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन वो भी अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। उसे ठीक इलाज नहीं मिल सका। मेरी जीवन साथी मुझे छोड़कर चली गई थी। एक वही तो थी जो मुझे सबसे ज्यादा समझती थी, जो मेरे हर अच्छे बुरे हालात में मेरे साथ डटकर खड़ी रही थी, हमेशा मुझे हौसला देती थी। लेकिन अब वो भी मुझे अकेला छोड़ गई थी। मैं अपने बच्चों की परवरिश अकेले कैसे करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे हालात और फिर मेरा पूरी तरह से अकेला रह जाना मुझे बहुत सता रहा था। बच्चे उस समय छोटे छोटे थे। मेरी सेहत भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मेरे लिए शायद अब कोई काम भी नहीं बचा था। बच्चे भूखे बिलखते रहते थे। उन्हें भूख लगती थी तो मैं उन्हें कहीं न कहीं से खाने का इंतजाम करके ला देता था। घर से बाहर निकलता तो मुझे कोई ना कोई काम मिल ही जाता था। कभी किसी की गाड़ी से सामान उतार देता तो कभी किसी की गाड़ी साफ कर देता। लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे 100 या 50 रुपए दे दिया करते थे। इतने पैसों में मुझ अकेले का पेट नहीं भरता। ऐसे में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भर सकता था? मगर जितना भी होता मैं अपने बच्चों के लिए करता था। मेरे बच्चे जो पहले बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अब स्कूल से भी उन्हें निकाल दिया गया था। मेरी बड़ी बेटी और मेरी छोटी बेटी दोनों ही कुछ समय तक स्कूल गई, लेकिन स्कूल वालों ने भी उन्हें स्कूल से निकाल दिया क्योंकि उनकी फीस के ड्यूज क्लियर नहीं थे। आजकल हर काम पैसे से होता है। पैसे की कितनी अहमियत होती है, ये बात मुझे अपने पिताजी के मरने के बाद पता चल गई थी। और अब मैं अपने बच्चों का रखवाला बना हुआ था। मैं हमेशा किसी न किसी काम की तलाश में रहता था। अभी तक मैं किसी ऐसे काम पर नहीं लगा था जिनसे मुझे कुछ पैसे मिल सकते। बस मुझे कोई काम मिल जाता तो उसी काम के पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए बाजार से कुछ खाने का सामान लेकर चला जाता था। सारा दिन मेरे बच्चे घर में अकेले रहते थे। मेरी बड़ी बेटी इतनी होशियार हो गई थी कि अपने छोटे भाई का ख्याल रख सकती थी।
मगर मेरा छोटा बेटा बहुत परेशान करने वाला था। लेकिन मैं घर में रुकता तो बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कहाँ से करता। अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़कर मुझे घर से बाहर जाना पड़ता था। कुछ दिन गुजरे तो मैंने जैसे तैसे कुछ पैसों का बंदोबस्त किया और अपने लिए एक रिक्शा खरीद लिया था। ये पैसे मुझे मेरे एक दोस्त ने उधार के तौर पर दिए थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके पैसे जल्द ही चुका दूंगा। अब मैं रिक्शा चलाने लगा था। सारा दिन रिक्शा चलाता और जो पैसे मिलते वो सारे पैसे अपने घर लेकर जाता। मेरे बच्चों को हमेशा से ही अच्छा खाने पीने की आदत थी, मगर अब वक्त ऐसा आ गया था कि 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिल रही थी। घर में खाना बनाने वाली भी कोई नहीं थी। मैंने धीरे धीरे अपने दोस्त के वो पैसे भी अदा कर दिए थे जिससे मैंने रिक्शा खरीदी थी। अचानक घर में परेशानियों का आ जाना और फिर ऐसी परेशानियों का आना जिनके बारे में आपको कभी कुछ पता भी ना हो और ना ही कभी उन परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नजर आ रहा हो। ऐसे समय में हमारा मन करता है कि हम सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से ही चले जाएं। शायद हमारे जाने के बाद हमें परेशानियों से आज़ादी मिल जाएगी। अकेला इंसान तो शायद अपने आप को हर तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, मगर जिसके आगे छोटे छोटे बच्चे हों वो तो बहुत मजबूर हो जाता है। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे थे। मेरे बच्चे ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पापा रिक्शा चलाते हैं और इसी रिक्शा की वजह से अभी तक हमारे घर का गुजारा हो रहा था। हम लोग किराए पर रहते थे। हर महीने मुझे किराया भी देना होता था। यही वजह थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आधी रकम किराए में चली जाती थी, पर बाकी के पैसे बाजार से खाना लाने में खर्च हो जाते थे। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होने लगी। जब उसकी उम्र 11 साल हो गई तो उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था, मगर मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो मुझसे कहती थी कि पापा मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दो। ऐसी हालत में मैं उसका एडमिशन कैसे करवा सकता था। फिर एक दिन मैंने रास्ते से गुजरते समय देखा कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे। मैंने वहां जाकर अपनी बेटी की पढ़ाई की बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ सकती है, आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, मगर वक्त और हालात हर इंसान को बदलकर रख देते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। वो इस बात से बहुत खुश हो गई थी। उसी को देखकर छोटी बेटी को भी स्कूल जाने की चाह जागने लगी। फिर मैंने अपनी दोनों बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, लेकिन अब बेटे का ध्यान कौन रखता। वो अभी छोटा था और स्कूल भी नहीं जा सकता था। मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं। सुबह सवेरे मैं अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता था, लेकिन दोपहर के समय उन्हें फौरन ही घर लेकर आ जाता और उनसे कहता कि अब तुम अपने भाई का ध्यान रखो, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। रात को जब मैं घर वापस आता तो मेरी बेटियां कच्चा पक्का खाना ही बनाकर मुझे खिलाया करती थी, क्योंकि अब मेरी बड़ी बेटी कहती थी कि पापा मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, आप मुझे घर में ही सामान लाकर दे दो, मैं खुद खाना बना लिया करूंगी। इसलिए अब मैंने कंचन के कहने के मुताबिक बाजार से खाना लाना बंद कर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे लिए खाना बनाया करती थी। मेरी बेटी के खाने में बहुत सारी कमियां होती थी, मगर मैंने कभी उसकी कमियों को जाहिर नहीं किया। इंसान तभी परफेक्ट बनता है जब उसको सराहा जाए, उसे लगे कि वो धीरे धीरे परफेक्ट बन रहा है। उसे थोड़ा और परफेक्ट बनने की जरूरत है, और अगर हम अपने बच्चों के कामों में कमियां निकालते रहेंगे तो तंग आकर वो उस काम को करना ही बंद कर देंगे। वक्त के साथ साथ मेरी बेटी जवान हो गई और एक बहुत अच्छी कुक भी बन गई थी। ये समय मैंने बड़ी परेशानी से गुजारा था। सारा दिन रिक्शा चलाता, रात को बदन बहुत दर्द करने लगता था। अपने बच्चों को सुकून की नींद सोते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। अब वो पेट भरकर खाना खाकर सो जाते थे। मेरी बेटी से बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया था। उसकी उम्र 16 साल हो गई थी, जबकि श्रुति भी उसके साथ काम में हाथ बटाया करती थी। दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। कंचन का इंटर कंप्लीट होने वाला था, जबकि श्रुति हाई स्कूल में पहुंच गई थी। मैंने दीपक का एडमिशन भी उसी स्कूल में करवा दिया था। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े थे, मगर मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड थे, दिमाग के बहुत तेज थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियस लिया था। मेरा बेटा दीपक मुझे मेहनत करते हुए देखता तो बहुत खुश होता था। श्रुति और कंचन ने एक दिन मुझसे जिद की कि वो दोनों कहने लगी कि पापा हम दोनों बहनें सिलाई सीखना चाहते हैं, हमें सिलाई सीखने का बहुत शौक है। हमारे स्कूल की एक टीचर है जो अपने घर पर लड़कियों को सिलाई सिखाती हैं। मैंने कहा कि बेटा तू सीख लो, मैंने तुम लोगों से कब मना किया। वो दोनों थोड़ी शांत हो गईं। उन्होंने कहा कि सिलाई सीखने के लिए पैसों की जरूरत है,
हर महीने हमें उनको पैसे देने होंगे। मैंने जब बेटियों के चेहरे पर उदासी छाई हुई देखी तो मैंने उनको खुश करने की कोशिश की। मैंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बताओ कितने पैसे, मैं तुम लोगों को दे दूंगा। कंचन कहने लगी, लेकिन पापा, हर महीने आपको घर का किराया भी तो देना होता है, और फिर बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ मकानदार ने किराया भी बढ़ा दिया है। लाइट और पानी का बिल भी हमें ही देना पड़ता है। ऐसे में एक और खर्च आप कैसे अफोर्ड करोगे? मैंने कहा, बचपन से लेकर अब तक तुम लोगों की सारी जिम्मेदारी मैंने ही तो उठाई है, अब आगे भी उठा लूंगा। मैंने कहा था कि तुम लोग कल से वहां जाना शुरू करो, मैं पैसे दे दूंगा। मेरी बेटियां बहुत खुश हो गई थी। दीपक को मैंने स्कूल भेजने के साथ साथ ट्यूशन पर भी लगा दिया था, क्योंकि श्रुति और कंचन के मुकाबले वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। मेरी दोनों बेटियां सिलाई सेंटर सिलाई सीखने के लिए जाने लगी थी। मैं दिन में जितने पैसे कमाया करता था वो सारे ही पैसे गुल्लक में डाल दिया करता था। कई साल हो गए थे, मेरे कपड़े बहुत खराब हो रहे थे। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि आखिरी समय मैंने अपने लिए कपड़े कब खरीदे थे। सर्दी होती तो मेरे पास पहनने के लिए स्वेटर तक नहीं था, और कड़कती सर्दी में ही मैं रिक्शा चलाता। मुझे बहुत ठंड लगती थी, मगर मैंने कभी भी अपनी तकलीफ या अपनी कोई परेशानी अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं की, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरी फिक्र होने लगती थी। मुझे हमेशा अपने बच्चों की इतनी फिक्र रहती थी कि जब भी सर्दियां आती मैं अपने तीनों बच्चों के लिए फिक्र से स्वेटर जरूर लेकर आता था। अगर मेरा कोई बच्चा बीमार हो जाता तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, इसलिए मैं अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी हो। आखिर ये बच्चे मेरे पास मेरी पत्नी की आखिरी निशानी थे। जब कभी मैं उदास बैठा होता तो मुझे अपनी जिंदगी के वो सुहाने दिन बहुत याद आते थे, जब मेरे पापा जिंदा थे और जब मुझे कभी जिंदगी की कोई फिक्र ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे सारी जिंदगी इसी तरह से हंसी मजाक में गुजर जाएगी, कभी जिंदगी में कोई परेशानी आएगी ही नहीं, कभी मुझे तंगी भी देखनी नहीं पड़ेगी। ये मुझे नहीं पता था, मगर अब सोचता हूँ कि अगर मैं समझदारी से चलने वाला इंसान होता तो शायद ये समय मेरे आगे ना आता, मगर जो ऊपर वाले को मंजूर है होना तो वही है। वक्त इसी तरह से गुजरता रहा और ख्वाहिशें पूरी करने में मुझे तंगी तो बहुत हुई थी, मगर जैसे तैसे मैंने अपनी दोनों बेटियों को सिलाई का पूरा कोर्स करवा दिया था। मेरी बेटियां वक्त से पहले ही सिलाई सीख गई थी, मगर अब उन्हें घर में सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन की भी जरूरत थी, और मेरी दोनों बेटियों का कहना था कि हम दोनों को अलग अलग सिलाई मशीन चाहिए। मुझे लगा कि सिलाई मशीन ज्यादा महंगी नहीं आएगी, लेकिन मैंने मार्केट में जाकर जब उसके प्राइस मालूम किए तो मैं चौंक गया था। सिलाई मशीन 5,000 की आ रही थी। इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आते? मैं तो कुछ 400-500 रुपए रोज कमाया करता था, उसमें भी 100 खर्च होते थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बेटियां मुझसे जिद करने लगी कि सिलाई सीखी है तो घर में सिलाई मशीन से कपड़े सीकर ही उनकी प्रैक्टिस होगी, और तभी वो आसपास के लोगों के भी कपड़े सी सकेंगी। मेरी बेटियां बिल्कुल ठीक कह रही थी। उधर दीपक के ट्यूशन वाले टीचर बार बार मुझसे पैसों की जिद कर रहे थे। पहले ही उन पर 3 महीने के पैसे चढ़ गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने फिर से अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे। उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकूंगा। मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, मगर वो किसी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ था। उस समय उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसी कंडीशन में वो मेरी मदद नहीं कर सका। उसने मुझे बताया था कि तुम अगर दिन में रिक्शा चलाते हो तो रात को नाइट ड्यूटी कर लिया करो, वहां भी तुम्हें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा, बताओ नाइट ड्यूटी कहाँ करनी है? तो उसने मुझे एक बड़े से बंगले के बारे में बताया था, और उसने कहा था कि वहां जाकर तुम मालिक से बात कर लेना। उस मालिक को नाइट ड्यूटी करने के लिए किसी हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। तुम तो हट्टे कट्टे हो, वहां तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी, और मालिक को अगर तुम्हारा काम पसंद आया तो वो तुम्हें दिन की शिफ्ट में भी रख लेंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं दिन में वहां नौकरी नहीं करूंगा, रात में ही नाइट ड्यूटी के लिए चला जाऊंगा। मैं उसी समय उसके बताए हुए एड्रेस पर चला गया था। वहां मेरी मुलाकात मालिक से हुई। मालिक ने कहा, क्या तुम सारी रात यहाँ पर नाइट ड्यूटी कर सकते हो? क्योंकि वो आउट एरिया था, जंगलों की तरफ वो बंगला बना हुआ था। ज्यादातर वो बंगला खाली था। मालिक को इस बात का डर था कि कहीं उस बंगले में रात के अंधेरे में कोई घुस न जाए, इसलिए वो पहरेदार के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ हर कोई नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि रात के समय यहाँ जंगली जानवर आने का भी खतरा रहता है और चोर उचक्कों का भी डर रहता है। मैंने कहा, मगर यहाँ तो आसपास कोई घर नहीं है। वो कहने लगे
कि तुम उन लोगों को नहीं जानते जो चोरी करके भागने के बाद छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। तुम सोच लो, तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी है तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। मुझे क्या सोच विचार करना था। बच्चों की खातिर मैंने कभी किसी बात की परवाह नहीं की थी, इसीलिए मैंने खुशी खुशी उस नौकरी के लिए हाँ कर दी। लेकिन पहले मैंने बंगले के मालिक से 10,000 रुपए एडवांस पकड़ लिए थे। सबसे पहले मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को सिलाई मशीन लाकर दी। मेरी बेटियां खुश हो गई थी, उन्होंने अपना काम चालू कर लिया था, मगर वो हैरान थी कि एक ही दिन में 2-2 सिलाई मशीन का बंदोबस्त कहाँ से करके लाया। मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। जब रात का समय हुआ तो मैं घर से नाइट ड्यूटी करने के लिए निकलने लगा। मेरे तीनों बच्चे पूछने लगे कि पापा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक नई नौकरी मिली है, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा, तुम लोग घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। फिर मैं यहाँ इस बंगले में पहरा देने के लिए आ गया था। यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता। यहाँ बैठे बैठे मुझे अपनी पुरानी जिंदगी बहुत याद आती थी और उसी को याद करते करते सारी रात गुजर गई। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। अब तो मेरा बेटा दीपक भी जवान हो गया था। मेरे बेटे का इंटर कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा बेटा, मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ा सका, मगर मैंने तुम्हें ट्यूशन दिलवाया। मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी कोई नौकरी करने लगो। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी बहनें भी जवान हो रही हैं, एक दिन उनकी भी शादी करनी है। दीपक ने उस दिन मुझे बड़ा करारा जवाब दिया था। उसके जवाब ने मेरे दिल पर एक अजीब सा जख्म डाल दिया था। उसने कहा था कि पापा मैं अभी बच्चा हूँ, मेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है, मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहता। सारी जिंदगी भी आपने हमें मेहनत मजदूरी करके खिलाया पिलाया है, आगे भी इसी तरह से करते रहिए। जब मेरा नौकरी पर जाने का मन करेगा तब मैं चला जाऊंगा। दीपक की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। वो बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता था। उसे इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि उसके पिता सारा दिन रिक्शा चलाता है और रात को नाइट ड्यूटी करता है। जवान बेटा अपने पिता का दायां हाथ होता है, मगर मेरे बेटे को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। हाँ, लेकिन श्रुति और कंचन धीरे धीरे कामयाब होती जा रही थी। उन्होंने लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे और मेरी बेटियों के हाथ के सिले हुए कपड़े आस पड़ोस के लोगों को इतने पसंद आते थे कि सभी लोग मेरी बेटियों से ही अपने कपड़े सिलवाया करते थे। श्रुति और कंचन से हर तरह की ही सिलाई आ गई थी। वो घर में बैठे बैठे अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी। यहाँ तक कि उन्होंने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया था और वो अपनी पढ़ाई प्राइवेट ही पूरी कर रही थी। अपनी फीस का खर्चा भी वो खुद ही उठाया करती थी। घर के काम भी अच्छे से देख लिया करती थी और खाना भी बहुत टेस्टी बनाया करती थी। मुझे अपने घर में अब एक अजीब तरह का ही सुकून महसूस होता था। मेरी बेटियां मेरा सहारा बन गई थी। मेरे दिल से अब थोड़ा बोझ कम हो गया था, लेकिन मैं दीपक की तरफ से बहुत परेशान रहता था। वो मेरा कोई कहना नहीं मानता था। शायद मैं अपनी मेहनत मजदूरी में इतना बिजी हो गया था कि मैंने अपने जवान होते बेटे पर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। ये नहीं सोचा कि वो लड़कों के साथ रहकर बिगड़ भी सकता है। लोग अब मुझसे मेरे बेटे की शिकायतें करने लगे थे कि तुम्हारा बेटा सिगरेट पीता है। हमने उसे कई बार गुटखा खाते हुए भी देखा है। मैंने अपने बेटे को कई बार डांटा, मगर वो जवान खून था। अपने पिता की डांट को अपनी बेइज्जती समझता था। उधर मैं अपनी जान पर खेलकर अभी भी दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा था। मुझे मालिक अच्छे पैसे देते थे। मैंने सोच रखा था अगर मेरा बेटा भी नौकरी पर लग गया तो मैं नाइट ड्यूटी करना छोड़ दूंगा और सिर्फ रिक्शा ही चलाया करूंगा। लेकिन मेरा बेटा था कि कुछ सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अब मेरी बेटियां भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी बहुत बदल लिया था। वो लोग अपनी मर्जी के कपड़े बनाती और खूब डिजाइनर कपड़े पहनती थी। आजकल के माहौल में उन्होंने खुद को ढाल लिया था। वो बहुत खुश रहती थी। वक्त के साथ साथ उन्होंने घर को भी एक बुटीक का रूप दे दिया था, जहां लोग उनसे महंगी कीमत में कपड़े सिलवाने के लिए आया करते थे। बड़े बड़े अमीर घर की औरतें भी उनसे कपड़े सिलवाती थी। यहाँ तक कि मेरी दोनों बेटियों ने एक कंपनी से कांटेक्ट कर लिया था, जिनका एक बड़ा ब्रांड था। वो उसी कंपनी के कपड़े सिलने लगी थी। दिन रात मेरी बेटियां इतनी मेहनत करती थी कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से काफी कुछ कर दिखाया था। अभी हम लोग किराए के घर में ही रह रहे थे। जिस घर में हम रहते थे उसका ऊपर वाला पोर्शन भी मेरी बेटियों ने रहने के लिए किराए पर ले लिया था, जबकि जिस नीचे वाले पोर्शन में हम पहले से रह रहे थे उसे उन्होंने बुटीक बना लिया था। बेटियों की तरफ से तो मैं बेफिक्र था। एक दिन मुझे अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ गया जब मेरे पास मोहल्ले के ही एक लड़के ने आकर शिकायत की। उसने कहा कि आपका बेटा किसी से झगड़ा कर रहा है। मैं उस समय एक सवारी को लेकर जा रहा था। मैंने उसी समय अपने रिक्शे से सवारी को उतार दिया
और रिक्शा खड़ी करके अपने बेटे को देखने के लिए चला गया। मैंने देखा कि वो बुरी तरह से एक लड़के को मार रहा था। वो दोनों आपस में इतनी लड़ाई कर रहे थे कि दोनों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए थे। दीपक के सर में चोट आई थी, जबकि दीपक ने उस लड़के के हाथ पर कुछ मार दिया था। आसपास खड़े हुए सारे लोग उन्हें देख रहे थे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन दोनों को बचा सके। मैं जल्दी से भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। मैंने पहले तो अपने बेटे को उस लड़के से अलग किया, उस लड़के को एक तरफ धक्का दिया, जबकि अपने बेटे के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आया था। मैंने घर आकर दीपक को बहुत बातें सुनाई थी। मैंने कहा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें किसी मकाम पर देखना चाहता हूँ, मगर तुम हो कि तुम्हें आवारागर्दियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने उसके गाल पर एक और थप्पड़ मार दिया। इस बार उसने कहा कि अब मैं आपके थप्पड़ और बर्दाश्त नहीं कर सकता पापा, मैं ये घर छोड़कर ही जा रहा हूँ। उस समय मैं भी बहुत गुस्से में था। मेरी दोनों बेटियों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। जब औलाद सर पर चढ़कर नाचने लगती है तो उसे नीचे उतारने का हुनर हमें आना चाहिए। मगर मैंने तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया था। जब मैं अपने बेटे को बिगड़ता हुआ देख रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे मेरी बेटियों ने लाख रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद भी वो चला गया। सारी रात वो घर से बाहर रहा था। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। मैं चाहता तो उसे तलाश कर सकता था, लेकिन मैं उसकी फिक्र उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि उसे लगे कि उसका पिता कमजोर हो गया। 2 दिन तक मेरा बेटा गायब रहा। जब मैंने उसके दोस्तों से उसके बारे में पता निकाला तो उसके दोस्तों ने बताया कि वो सही सलामत दिल्ली पहुंच गया है और वहां जाकर उसने कोई नौकरी भी ढूंढ ली है। उसके दोस्त की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था कि भले ही मेरे बेटे ने अपने लिए ही सही, मगर अब जिम्मेदारी का एहसास तो होगा। इधर मेरी बेटियों ने भी उसे कॉल करके पूछ लिया था कि तुम कहाँ हो और कैसे हो, तो उसने बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है, वो नौकरी कर रहा है, मगर अपनी नौकरी का 1 रुपया भी वो इधर नहीं भेजेगा और ना ही खुद कभी वापस लौटकर यहाँ आएगा। मैंने सोचा कि अभी भी वो गुस्से में है, धीरे धीरे उसका गुस्सा ठीक हो जाएगा तो खुद घर वापस आ जाएगा। मैंने उसकी तरफ से फिक्रमंद होना बंद कर दिया था, लेकिन अब मेरी बेटियों का असली रूप भी धीरे धीरे मेरे सामने आने लगा था। मेरी बेटियों ने अपने आप को बदल लिया था, अपने पहनने ओढ़ने का ढंग, खाने पीने का ढंग, यहाँ तक कि घर को भी वो धीरे धीरे चेंज करती जा रही थी। उनका कहना था कि अब वो काफी हद तक काबिल हो चुकी हैं, उनके बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा है, इसलिए अब वो गरीबों जैसी जिंदगी क्यों गुजारे, वो अपने आप को कितना ही बदल ले, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब कंचन और श्रुति ने मुझसे कहा कि पापा आपको अब नौकरी करना छोड़ देना चाहिए, अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपकी बेटियां हैं जो इस घर का बोझ आसानी से उठा सकती हैं। मेरी बेटियों ने जब मुझसे ये बात कही तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने नाइट ड्यूटी करना बंद कर दिया था। अब मैं रात को सुकून की नींद सोता था। कई सालों से मेरी नींदें तक पूरी नहीं हुई थी, मगर अब मैं रात को जब थक हार कर लेटता तो मुझे बड़े सुकून की नींद आती थी। मैंने अभी तक अपना रिक्शा चलाना नहीं छोड़ा था। उन दिनों गर्मियों के दिन थे। मैं अपना रिक्शा ज्यादातर घर के सामने ही खड़ी करता था। ये बात तो मेरी बेटियां बहुत अच्छे से जानती थी। उस दिन भी जब मैंने अपनी रिक्शा घर के सामने खड़ी की और मैं घर के अंदर अपने अंगोछे से चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ करके दाखिल हुआ तो मेरी बेटियों ने मेरे साथ बड़ा ही अजीब सा रिएक्ट किया। शायद उनकी कोई कस्टमर आई हुई थी, इसलिए मेरी बेटियों ने मुझे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, मगर मैं नीचे ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। मैंने श्रुति को आवाज लगाई और उससे कहा कि बेटा मुझे एक गिलास पानी ला दो, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि श्रुति ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया था और वो अपने कस्टमर के साथ लगातार बातें करती रहीं। वो 2 औरतें थीं, वो भी मुझे बड़ी ही गौर से देख रही थी। उन्होंने कंचन से पूछा कि कंचन ये आदमी कौन है। मेरी बेटी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया था जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कंचन ने कहा कि ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हमारा माल दुकान तक देकर आते हैं और कभी कभी हमारे यहाँ पानी पीने के लिए आ जाते हैं। इस बात पर उस औरत ने खुश होकर कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। मेरी बेटी ने भले ही उस औरत से खामोशी से ये बात कही थी, मगर मैंने कंचन की कही एक एक बात को सुन लिया था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैं बिना पानी पिए ही खामोशी से वहां से चला आया था। मैंने घर के बाहर लगी हुई टंकी से पानी पिया और फिर मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में चला गया था। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बेटियों ने उस औरत से झूठ क्यों कहा? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये आदमी हमारा पिता है?
मुझे आज तक सारी जिंदगी अपनी गरीबी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन रह रहकर एहसास हो रहा था कि मैं गरीब हूँ। थोड़ी देर गुजरी तो मेरी बेटियां ऊपर आ गई थी। मैंने अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहा था, लेकिन रात के समय मेरी बेटियों का यही कहना था कि पापा, आपको रिक्शा चलाना छोड़ देना चाहिए। हमने आपसे कहा था ना, लेकिन आपने अभी तक रिक्शा चलाना नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि तुम लोगों ने मुझसे नौकरी छोड़ने को कहा था, मैंने नौकरी छोड़ दी। वो कहने लगी, मगर आपको रिक्शा चलाना भी छोड़ना था। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो श्रुति कहने लगी कि पापा, क्यों आप ऐसा क्यों नहीं करोगे? हम हैं ना इस घर को चलाने के लिए। हम मेहनत करते हैं तो जहां हम अपना गुजारा करते हैं आपका भी कर लिया करेंगे। श्रुति की बात सुनकर मैंने आंखें फैलाकर उसे देखा था कि आज मेरी ही औलाद इस तरह की बातें कर रही थी। मैंने कहा कि बेटा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों उम्र से भी ज्यादा बड़ी हो गई हो। आखिर तुम लोग कहना क्या चाहती हो? मैं रिक्शा चलाना छोड़ दूं? मैं रिक्शा चलाना कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों पराए घर की हो, एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, दोनों इस घर से चली जाओगी, और तुम्हारा भाई, वो भी एक नंबर का निकम्मा है, उससे भी मुझे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। इस रिक्शा ने मेरा बहुत साथ दिया, इसी को चला चलाकर मैंने अपना और तुम्हारा पेट पाला है। ये मेरी रोजी रोटी है, मैं इस रिक्शा को नहीं बेचूंगा। तुम जब यहाँ से चली जाओगी तब भी ये मेरा सहारा बनेगा। तुम्हारे जाने के बाद भला मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? और फिर मुझे तुम लोगों की शादियां भी तो करनी है, तुम्हारी शादियों के इंतजाम करके रखने होंगे। मेरी इस बात पर कंचन कहने लगी कि आपको हमारी शादी का इंतजाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी शादी का इंतजाम खुद कर लेंगे। हम इतना कमाने लगे हैं कि हमने धीरे धीरे अपना जेवर जोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि बेटा, तुम लोग सच में बहुत समझदार हो। हमारे ज़माने में लड़कियों की शादियाँ उनके माता पिता किया करते थे, उनके दहेज की और जेवर की फिक्र उनके माता पिता को होती थी। मगर चलो अच्छी बात है। कंचन कहने लगी, तो फिर आप रिक्शा चलाना कब बंद कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा। आखिर तुम्हें मेरी रिक्शा से क्या प्रॉब्लम है? श्रुति कहने लगी कि जी पापा, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी हालत इतनी खराब होती है, आप ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते। हमारे बुटीक में अमीर अमीर घर की औरतें और लड़कियां आती हैं, उन लोगों को पता चलेगा कि आप हमारे पापा हो तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी उनके सामने। कोई यही कहेगा कि तुम लोग इतनी स्मार्ट हो और तुम्हारा अच्छा खासा बड़ा बुटीक है, तुम्हारा पिता अभी भी रिक्शा चलाता है। अब उन्हें कौन बताए कि हमारे पापा तो हमारे रेपुटेशन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अपने कस्टमर्स के सामने, और आप हर रोज दोपहर के समय सामने ही रिक्शा लगा देते हो। ऊपर से आपकी हालत भी इतनी खराब होती है कि कोई भी देखकर आपको नहीं कह सकता कि आप हमारे पापा हो। आज अपने बच्चों को इस तरह से अपनी आंखों के सामने बोलते हुए देखकर मेरे दिल पे छुरियां चल रही थी। मन कर रहा था कि ये सब देखने से पहले मेरी जान क्यों नहीं चली गई। अच्छा हुआ मेरी पत्नी इस दुनिया से पहले ही चली गई। ऐसे समय में अगर वो जिंदा होती और अपनी बेटियों को इस तरह की बातें करते हुए देख रही होती तो वो बेचारी जीते जी मर जाती। मैंने अपनी बेटियों को कोई जवाब नहीं दिया था, मगर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। मैंने अपनी आदतें बिल्कुल नहीं बदली थी, लेकिन मेरी बेटियां इतनी हद तक बदल गई थी जितनी मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं थी। उनकी कमाई अब काफी हद तक ज्यादा होने लगी थी। दिन रात वो सिलाई करती रहती थी। उनका बुटीक कितना अच्छा चल रहा था कि उन्हें अब वर्कर्स की भी जरूरत पड़ने लगी थी। इसलिए उन्होंने अपने बुटीक में काम करने के लिए अब 2-3 लड़कियों को भी नौकरी पर रख लिया था। पैसे कमा कमा कर उन्होंने अपनी बुटीक में कपड़े सिलने वाली हर तरह की मशीनें भी रख ली थी। उन्होंने आसपास की अमीर लड़कियों को अपनी दोस्त भी बना लिया था और वो मोहल्ले में सबको बताया करती थी कि वो कितना पैसा कमाने लगी हैं। यहाँ तक कि अपनी शादी के लिए उन्होंने जेवर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा अगर वो कहेंगी तो उनके लिए अच्छे घर से रिश्ते आएंगे। अपनी बेटियों को दौलत के लालच में इतना उछलता हुआ देखकर मुझे सुकून नहीं मिला था। उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंध गई थी, तभी तो उन्हें अपना पिता भी नजर नहीं आ रहा था। अब तो वो सारा दिन काम में इस तरह लगी रहती थी कि मेरा घर में आना जाना भी उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देती थी। एक दिन एक लड़की ने मुझे मेरे ही घर के एड्रेस पर जाने के लिए कहा। उन्होंने जब मेरी बेटियों के बुटीक का नाम बताया तो मैंने उसे बड़े गर्व से बताया कि वो मेरी बेटियों का बुटीक है। आइए मैं आपको अपनी रिक्शा में बैठाकर वहाँ छोड़ देता हूँ। वो मेरी रिक्शा में बैठ गई। वो लड़की आदत की बहुत अच्छी थी। सारे रास्ते वो मुझसे बातें करते हुए आई। उसे मुझसे बात करके बहुत खुशी मिली थी। उस लड़की को मैंने अपने घर के दरवाजे पर छोड़ दिया था। दोपहर का समय हो रहा था। मैंने सोचा कुछ देर घर में आराम भी कर लूंगा। वो लड़की बुटीक के अंदर चली गई, जबकि मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में चला गया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी
कि मेरी बेटी अपना मुंह बनाते हुए ऊपर आई और कहने लगी कि पापा आखिर ये क्या हरकत है। मैंने उन्हें चौंक कर देखा और कहा कि कौन सी हरकत, कैसी हरकत, क्या हो गया। उन्होंने कहा कि आज आपकी वजह से हमारी बहुत इंसल्ट हुई है। आज जो लड़की यहाँ आपके रिक्शा में हमारे बुटीक आई थी, उसके सामने हमारे बहुत अमीर कस्टमर बैठे हुए थे। उसने वहाँ सब लोगों के सामने कहा कि मैं तुम्हारे पापा के रिक्शा में आई हूँ, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, तुम लोगों को अपने पापा का ख्याल रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हम आपका ख्याल नहीं रखते? अरे हम भी तो यही चाहते हैं कि आप अपना रिक्शा चलाना छोड़ दो और घर में बैठो। हम इस घर को चलाने के लिए काफी हैं, मगर आपको हमारी बात समझ ही नहीं आती। बस आप दुनिया वालों के सामने हमें जलील करवाना चाहते हो। मेरी बेटियां मुझ पर ऐसे भड़क रही थी जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। मैं अपनी सफाई पेश करने लगा। तभी श्रुति ने कहा कि पापा अब तो ये आप इस घर में रहोगे या फिर हम लोग इस घर में रहेंगे। अपनी मनमानियों की वजह से आप दीपक को भी घर से निकाल चुके हो। वो अभी तक यहाँ नहीं आया और अब आप क्या चाहते हो कि हम भी इस घर से चले जाएं? तो हम भी इस घर से चले जाएंगे, आप यहाँ पर अकेले ही रहना। मैंने कहा कि ये तुम लोग क्या कह रही हो? मैंने कभी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा। अगर बुरा चाहना होता तो सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत न करता और तुम आज जिस मकाम पर आने के बाद अपने पिता के सामने खड़े होकर बोल रही हो, शायद आज तुम्हारी ये हैसियत न होती। वो दोनों कहने लगी कि आपने हमारे लिए कुछ इतना भी स्पेशल नहीं किया। दुनिया के माता पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करते ही हैं। उसकी बात पर कंचन कहने लगी कि पापा श्रुति ठीक कह रही है, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे, हम दूसरा घर रेंट पर ले लेंगे और वहाँ अपना बुटीक भी खोल लेंगे, यहाँ पर आप रहो। मैंने कहा कि रुको बेटा, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया ना, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मान सकता। अभी तुम लोगों की ये हाल है तो बाद में तुम लोग मेरे साथ ना जाने क्या करोगे। मुझे उस रिक्शा में अपनी मेहनत और अपनी मेहनत का वो बीता हुआ समय आज भी याद आता है, जब मेरी तबीयत खराब हुआ करती थी। रिक्शा चलाने का मेरा मन नहीं करता था, मगर फिर भी तुम लोगों का पेट भरने के लिए मैंने उसे चलाया। मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। अजीब बात ये थी कि जब मैं घर से जाने के लिए निकलने लगा तो मेरी बेटियों ने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की कि उन्हें अपने आप पर बहुत घमंड था। मैं घर को छोड़कर घर से निकल गया था। मुझे उस दिन बहुत रोना आया था। अपनी पुरानी जिंदगी, अपने माता पिता, अपनी पत्नी बहुत याद आई थी। मैं आसमान की तरफ देखकर भगवान से यही सवाल कर रहा था कि क्या मेहनत से औलाद की परवरिश करने से औलाद बड़े होने के बाद ऐसी हो जाती है? अगर मुझे जिंदगी में भगवान तुम्हें ऐसा ही दिखाना था तो मुझे बेऔलाद रखते। मैं अकेला होता और बुरे हालातों का सामना कर रहा होता तो शायद मुझे इतनी तकलीफ न होती जितनी आज अपनी बेटियों के इस तरह से बात करने पर हो रही थी। मुझे ना जाने क्यों अपने बच्चों से हमदर्दी महसूस होने लगी। हमदर्दी इसीलिए क्योंकि वो लोग मेरे साथ जो कर रहे थे वो नफरत के काबिल नहीं था। वो उनके लिए वो समय था जिस पर उन्हें अपना घमंड साबित करना था और वो अपना घमंड खूब साबित कर रहे थे। 2 दिन और 2 रातें मैं घर से बाहर रहा। खाना तो मैंने बाजार से लेकर खा लिया था, मगर मुझे अपनी बेटियों की परवाह हो रही थी। वो अब घर में अकेली रह गई थी। ना तो मेरा बेटा घर में था और ना ही मैं। जिस दिन मैं घर से निकला था उस दिन मैं बहुत रोया था। मुझे घर से निकलते हुए और रोते हुए देखकर आसपास के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब ये बात सबको पता चल गई थी कि अब मेरी दोनों बेटियां घर में अकेली रह गई हैं। ऐसा नहीं था कि घर से निकलने के बाद मैंने अपनी बेटियों का ध्यान रखना बंद कर दिया था। मैं दिन में 2 बार घर के पास से चक्कर लगाकर आता था। मेरा सारा समय सड़कों पर अपनी रिक्शा में बैठकर ही गुजर रहा था। भूख प्यास लग रही थी, मगर क्या करता, घर नहीं जा सकता था। तीसरा दिन आया तो मुझे बड़ी अजीब खबर मिली। हमारे मोहल्ले के एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि रात तुम्हारे घर में बड़ा बुरा हादसा हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया। मैंने कहा, कौन सा हादसा, कैसा हादसा, क्या हो गया? वो कहने लगा, अरे तुम्हारे घर में रात चोर घुस आए थे और वो चोरी करके ले गए। कल रात की ही तो बात है। अपने घर जाओ और अपनी बेटियों को संभालो, उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है। चोरों ने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं उसी समय घर के लिए रवाना हुआ था। मैंने घर जाकर देखा तो मेरी बेटियां बुरी तरह से रो रही थी। मुझे देखकर उन दोनों ने झट से मुझे अपने गले से लगा लिया। कहने लगी कि पापा, चोर सब कुछ ले गए। मैंने कहा कि बेटा क्या हुआ है? चोरों ने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना? कंचन और श्रुति का रोता हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया था। मैं पिता था, बचपन से लेकर अब तक मैंने उन्हें पाला पोसा था। भला मैं उनसे कब तक नाराज रह सकता था? मेरी नाराजगी तो सिर्फ दिखावे की थी।
उन दोनों के पास जब से ज्यादा पैसे आने लगे थे, वो अपने पैसों का बहुत शो ऑफ करती थी और इसी शो ऑफ ने उनको आज इस बर्बादी के मकाम तक पहुंचा दिया था। दरअसल मेरे घर से निकलने के बाद ये बात मोहल्ले में फैल गई थी कि इन लड़कियों ने अपने पिता को घर से निकाल दिया और भाई भी काफी समय से दिल्ली में रह रहा है। और तो और ये लड़कियां बुटीक से मोटी कमाई कर रही हैं, इनके पास काफी कुछ होगा। इसलिए कुछ लड़कों ने रात के अंधेरे में चोरी करने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि ये अकेली लड़कियां कुछ नहीं कर सकेंगी। मेरी बेटियां उस समय गहरी नींद में सो रही थी जब चोर छत से नीचे आए और घर की अलमारी और जिस तिजोरी में वो पैसे रखती थी वो भी खाली करके चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने जो जेवर अपने लिए इकट्ठा करना शुरू किया था वो जेवर भी वो लोग ले गए थे। मेरी बेटियों के पास अब जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं बचा था। जिस दौलत पर वो उछल रही थी वो सारी दौलत चोर ले गए थे। अब उन्हें दोबारा से मेहनत करनी थी। ये पैसे जेवर उनके कई सालों की मेहनत की कमाई थी। मेरी बेटियां मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगी। मैंने अपनी बेटियों को माफ कर दिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने भी तो अपने पिता को घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि अपने पिता के साथ बदतमीजी भी की थी। ये सब उनकी बदतमीजी का ही नतीजा है। पहले भले ही मैं नाइट ड्यूटी किया करता था, लेकिन लोगों को इतना पता होता था कि घर में मर्द है, मैं रात को किसी भी समय घर पर आ सकता हूँ। मेरा बेटा भी घर में मौजूद होता था, लेकिन अब तो घर में कोई भी मर्द नहीं बचा था। मुझे तो मेरी बेटियां घर से निकाल चुकी थीं। इस बात का फायदा उठाकर मोहल्ले के ही कुछ लड़कों ने ये काम किया था, मगर आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो चोरी किसने की थी। मेरी बेटियों ने दोबारा से मेहनत करनी शुरू कर दी और अब की बार उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो दुनिया के सामने गर्व से बताएंगी कि मैं उनका पिता हूँ। क्योंकि जब वो अपने पैसों से चोरी होने पर रो रही थी तब मैंने उनको तसल्ली दिलाई थी और कहा था कि तुम लोग दोबारा से वही मेहनत करो और सब कुछ दोबारा से हासिल कर लो। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंच जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ ना करता। मैंने अपनी बेटियों को समझाया, तुम्हें फिर से थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बेटियों ने दोबारा से अपनी बुटीक को स्टार्ट कर लिया था और फिर से वो पैसे कमाने लगी। सब कुछ धीरे धीरे फिर से बेहतर हो गया था। कुछ दिन गुजरे तो मेरा बेटा भी शर्मिंदा होते हुए घर वापस आ गया था। उसे घर के दरवाजे पर देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो शर्मिंदा था, मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। वो दिल्ली में जहाँ नौकरी करने के लिए गया था वहाँ उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। वो मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था। मैंने भी उसे माफ कर दिया। मेरे बेटे ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे बच्चे सुधर गए। मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तभी हुआ जब उन्हें ठोकर लगी। मेरी बेटियों के लिए भी मैंने रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई थी, वो मुझे सैलरी लाकर दिया करता था। अब वो काफी हद तक सुधर गया था, क्योंकि उसे लगता था कि घर से दूर जाकर वो अपनी मर्जी चला सकता है, मगर माता पिता ही अपने बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं, उनको हर तरह की मुसीबतों से बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे को ऐसा लगता था वो बड़ा हो गया है तो वो हर मुसीबत से अकेला ही भिड़ जाएगा, मगर जिस जगह वो जाकर फंस गया था वहां से वो बड़ी मुश्किल से निकल कर आया था। शायद ये मेरी दुआओं का नतीजा था जो मेरे बच्चे सुधर गए और उन्हें अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया। पहले मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादियां कर दी। भगवान की कृपा से मेरी बेटियों के रिश्ते भी अच्छे घर से आए थे। मेरी बेटियां बहुत टैलेंटेड थी, उनके हुनर उनके काम आया था। इधर मेरी बेटियों ने जो अपने हाथों से बुटीक बनाया था वो अभी भी ऐसा ही था, लेकिन जो लड़की मेरी बेटियों के पास नौकरी करने के लिए आती थी, इस लड़की को मेरी बेटियों ने अपने भाई के लिए पसंद कर लिया और कुछ समय के बाद मैंने अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा दी। उस लड़की ने मेरी बेटियों के बुटीक को दोबारा से चालू कर दिया और अब मेरा बेटा नौकरी करता है, बहू बुटीक चलाती है, जबकि बेटियां अपने ससुराल में खुश रहती हैं। मेरा बेटा चाहता है कि अब मैं कोई काम ना करूं। उसने कहा है कि अब आपकी बहू और आपका बेटा है घर चलाने के लिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपने सारी जिंदगी हम तीनों भाई बहन के लिए बहुत कुछ किया। मेरी बहू बहुत अच्छी थी, उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था और वो मुझे बिल्कुल अपने पिता समान समझती थी। इस तरह मेरा घर कई सालों के बाद बस गया था। मेरे बेटे और बहू ने मेहनत से उस घर को खरीद लिया था जिसमें हम लोग रहते थे। अब वो घर हमारा अपना हो गया था। मेरी बेटियां बहुत खुश होती हैं कि उनके पास ही काम करने वाली लड़की ने उनके बुटीक को दूसरा नाम दे दिया। मेरी बेटियां अभी भी बुटीक चला रही हैं, मगर अपनी अपनी ससुराल में। जिंदगी बहुत अच्छी और खुशगवार गुजर रही है। वक्त रहते बच्चों को अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो अपने आने वाले समय के लिए मुसीबतें पैदा ना करें।
क्योंकि जैसा आप अपने माता पिता के साथ आज करते हो वैसा ही कल आपको माता पिता बनने के बाद भुगतना होगा। इसलिए अपने कल को आज से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।